सो वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए अब अपन बात कर लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का जो अपना लेक्चर नंबर 3 है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप सबको पता है अपनी पूरी साइंस का जो अपना बेच है, ये बेच अपना चल रहा है। इसके अंदर सबसे पहले अपन बायोलॉजी को लेकर चल रहे हैं एंड बायोलॉजी में भी अपन सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम देख रहे हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। तो वो लेक्चर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो जल्दी से देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। आज अपना जो मेन फोकस रहेगा वो लेक्चर नंबर 3 में रहेगा। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं आज लेक्चर नंबर 3 में क्या देखने वाले हैं। अपन डाइजेस्टिव सिस्टम में अपन ने देखा था कि भाई डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 पार्ट्स में अपन ने डिवाइड कर दिया था। एक तो आपकी एलिमेंट्री कैनाल थी, एक आपकी एसोसिएटेड ग्लैंड थी। तो एलिमेंट्री कैनाल वाला पोर्शन अपन ने 2 लेक्चर के अंदर ये सारा का सारा क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। आज जो अपना मेन फोकस रहेगा वो किन पे रहेगा, जो एसोसिएटेड जो ग्लैंड है, मतलब फर्स्ट लेक्चर एंड सेकंड वाला लेक्चर था ये आपका यहां तक पूरा हो गया। मतलब यहां तक आपका फर्स्ट लेक्चर था, ये आपके सेकंड वाला लेक्चर था। थर्ड लेक्चर में इन तीनों को अपन क्या करने वाले हैं, आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए 1 बाय 1 करके अपने इसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सलाइवरी ग्लैंड। अब ये थोड़ा सा सलाइवरी ग्लैंड है, इसको थोड़ा सा क्या है, मैंने 1-2 पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया। बाई चांस देखिए, ये जरूरी तो है नहीं कि भाई जो क्वेश्चन आज तक बने नहीं है वो आगे नहीं बन सकते। सीधी बात है, जो क्वेश्चन नहीं बने ये भी तो चांस है ना, वो क्वेश्चन आगे बन सकते हैं। तो 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा है, तो आप ये मत देखिएगा कि सर ने काफी ज्यादा बता दिया है, काफी एक्स्ट्रा पढ़ा दिया है। कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं है, जो आपकी एनसीईआरटी में, जो आपकी बुक में है, सेम टू सेम वही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। यदि एनसीईआरटी एक वर्ड का मीनिंग बता देती है ना, मतलब एक वर्ड वहां लिख देती है, तो उस वर्ड से रिलेटेड भी चीजें आपको पढ़नी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि उसने वो वर्ड दिया है, मतलब वो उसने वर्ड दिया है तो उसका कहीं ना कहीं उसने यूज किया होगा, तो वो घुमा फिरा के कहीं से भी क्वेश्चन है वो निकाल सकती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सलाइवरी ग्लैंड। तो आपको एक मेन चीज ये याद रखनी है, क्वेश्चन आ जाता है कि भाई सलाइवरी ग्लैंड ह्यूमंस में कितनी होती है। याद रखना, कंफ्यूजन यहां पे हो जाते हैं। यदि सलाइवरी ग्लैंड नंबर में पूछ लीजिए कि सलाइवरी ग्लैंड की संख्या कितनी होती है नंबर में, तो नंबर में तो सलाइवरी ग्लैंड कितनी होती है, 6 होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। और यही चीज यदि पेयर में पूछ लीजिए कि सलाइवरी ग्लैंड कितने पेयर में प्रेजेंट होती है, तो याद रखना सलाइवरी ग्लैंड कितने पेयर में प्रेजेंट होती है, 3 पेयर में सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। जैसे कौन कौन सी होगी 3 पेयर, 3 सलाइवरी ग्लैंड कौन कौन सी होगी, आपकी पेरोटिड होगी, सबलिंगुअल होगी, या सब आपकी जो मैंडिबुलर ग्लैंड है ये होगी। अब ये क्या है, पेयर के अंदर है, एक यहां पे प्रेजेंट है तो दूसरी, मतलब जो आपकी पेरोटिड है ये आपके यहां पे कान के नीचे गालों के पास में प्रेजेंट होती है। जबकि जो आपकी सब मैंडिबुलर है ये आपकी यहां के ऊपर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। आपने कभी हाथ लगा के देखा होगा, थोड़ा मोटा मोटा सा आपको यहां लगता है, तो ये आपकी कौन सी होती है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है। जबकि सब लिंगुअल की बात करें तो सब लिंगुअल आपके यहां के साइड में क्या होती है, अंदर के साइड में यहां पर प्रेजेंट होती है। तो ये तो मैंने बात कर ली इन ग्लैंड की। तो सीधी बात है, 2-2 है तो 2-2 संख्या में 2 ये होगी, 2 यहां होगी, 2 यहां होगी, टोटल 6 होगी। पेयर की बात करें तो पेयर में कितनी हो जाती है, आपकी 3 हो जाती है। चलिए ये चीज अपन देख ली। एंड जो आपकी ये जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड है, एक चीज और याद रखना, ये बक्कल कैविटी के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है, बक्कल कैविटी से बाहर प्रेजेंट होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि भाई आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड है ये बक्कल कैविटी से बाहर की साइड में स्थित होती है, बाहर प्रेजेंट होती है। एंड जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड होगी ये किस चीज का सिक्रेशन करती है, सलाइवा का सिक्रेशन करती है। एक चीज यहां पे और याद रखना, जो सलाइवा है, मतलब एक दिन के अंदर ह्यूमंस है वो कितना सलाइवा प्रोड्यूस करता है, ये क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना। यदि लीटर में आ जाए तो कितना होता है, 0.5 से 1.5 लीटर तक सलाइवा एक दिन में सलाइवरी ग्लैंड क्या कर सकती है, सिक्रेट कर सकती है। एमएल में आ जाए तो आपके 100 ml से, सॉरी 500 ml से, 100 ml यहाँ पे गलती से लिख दिया है, 500 ml से कितना, 1500 ml तक क्या हो सकता है, यहां पर जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड है ये सलाइवा का क्या करती है, सिक्रेशन करती है। चीज आपको याद रखनी है। चलिए ये चीज अपन ने देख ली। वही चीज होगी जो मैंने नोट लगा के यहां बताया था ना कि भाई जो सलाइवरी ग्लैंड है ये नंबर के अंदर तो कितनी होती है, 6 होती है। पेयर के अंदर कितनी होगी, आपके 3 होगी। कौन कौन सी सलाइवरी ग्लैंड होगी, नाम देख लीजिए। आपकी पेरोटिड आ गया, आपकी सब मैक्सिलरी आ गया। जो आपका सब मैक्सिलरी ग्लैंड है इसी को ही सब मैंडिबुलर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा सब लिंगुअल आपकी ग्लैंड आ जाती है। अब 1 बाय 1 करके थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं आखिरकार ये क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं पेरोटिड। तो पेरोटिड ग्लैंड होती है, ये संख्या में 1 होती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, क्वेश्चन आया हुआ है कि जो आपकी सबसे लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है वो कौन सी होती है। तो याद रखना, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड आपकी कौन सी है, पेरोटिड ग्लैंड होती है। और इसके लोकेशन पूछ ली जाए तो ये आपके जो गाल होते हैं एंड जो कान है इसके जस्ट पीछे की साइड में क्या होती है, इसकी लोकेशन
लोकेशन होगी, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये देखिए, ये आपकी पेरोटिड ग्लैंड। अब ये पेरोटिड ग्लैंड आपकी बक्कल कैविटी से तो बाहर की साइड में प्रेजेंट है, क्योंकि बक्कल कैविटी तो आपकी ये वाली है, तो बक्कल कैविटी में तो प्रेजेंट है नहीं। लेकिन ये अब सीधी सी बात है कि जो भी चीज स्लाइवा सिक्रेट करेगी तो उसको बक्कल कैविटी तक पहुंचाना पड़ेगा। तो पहुंचाने के लिए कोई ना कोई पाइप चाहिए, कोई ना कोई डक्ट चाहिए। तो वो जो डक्ट है, इस डक्ट को क्या बोला जाता है? डक्ट ऑफ स्टेनसन बोला जाता है। ये वैज्ञानिक ने खोजा था, इसलिए उसके नाम पे ये चीज दे दिया गया है। तो ये चीज अपन ने देख ली। और ओवरऑल यदि बात करें तो जो आपकी पेरोटिड ग्लैंड है, जितना भी लार्वा सिक्रेट होता है उसका 20 से 30% इसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है। ये अपन ने देख ली पेरोटिड ग्लैंड के बारे में। इसके बारे में अपन सब मैक्सिलरी ग्लैंड की बात करें तो सब मैक्सिलरी ग्लैंड है, इसको सब मैंडिबुलर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। और ये आपकी सेकंड नंबर की लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। पूछ लिया जाए कि दूसरी लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड कौन सी है, तो सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर आपकी ग्लैंड होती है। इसकी लोकेशन पूछ ली जाए तो ये कहां पर प्रेजेंट होती है? जो आपके लोअर जो होते हैं वहां पर आपको ये सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, ये आपको देखने को मिल जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लोअर जो मतलब ये निचला जबड़ा हो गया ना, यहां पर दोनों साइड में ये क्या होती है? आपकी प्रेजेंट होती है। अब ये भी सीधी सी बात है, डक्ट के द्वारा पहुंचेगी। तो ये जिस डक्ट के द्वारा जाएगी उसको क्या बोलेंगे? विल्सन डक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वो विल्सन जो डक्ट है वो इसको बोला जाता है, वो है ना वॉटन डक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा बात करें तो एक चीज आपने नोट की होगी, ये देखिए यहां पर प्रेजेंट है, लेकिन इसकी डक्टिंग देखिए कितनी लंबी है। मतलब सबसे, अब ये पूछ लिया जाए कि भाई सबसे लंबी डक्ट कौन सी होती है सलाइवरी ग्लैंड में, तो याद रखना सबसे लंबी डक्ट कौन सी है? जो आपकी वॉटन डक्ट है, ये सबसे लंबी डक्ट आपकी होती है। तो ये अपन ने थोड़ा सा देख लिया सब मैक्सिलरी ग्लैंड के बारे में। अब अपनी आ जाती है लास्ट सब लिंगुअल ग्लैंड। सब लिंगुअल की बात करें तो ये आपकी सबसे स्मॉलेस्ट। अब तो देखिए, या तो पूछा जाएगा सबसे लार्जेस्ट कौन सी है, तो लार्जेस्ट तो कौन सी होगी? पेरोटिड होगी। अब अभी तक तो पेरोटिड ग्लैंड के बारे में पूछा गया, लेकिन ये भी तो चांस बन सकता है ना कि सबसे स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, इसके बारे में भी पूछ लीजिए। तो सबसे स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड कौन सी होती है? जो आपकी सब लिंगुअल ग्लैंड है, ये होती है। ये भी सीधी सी बात है कि एक पैर के अंदर होती है। और कहां प्रेजेंट होती है? जो आपकी जीभ होती है यहां की साइड में, जो आपकी जीभ अंदर की साइड में, यहां पर क्या होती है? ये प्रेजेंट होती है, इसकी लोकेशन होती है। और ये आपकी क्या है? जिस डक्ट के द्वारा ये आपके बक्कल कैविटी में खुलेगी उसको क्या बोला जाता है? रिवीनस डक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिवीनस डक्ट बोला जाता है। एंड सबसे छोटी डक्ट कौन सी होती है? रिवीनस डक्ट है। आप डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे कि बस थोड़ा सा, इतना सा ही पार्ट है रिवीनस डक्ट का। देखिए आपकी वॉटन डक्ट है, ये देखिए कितनी बड़ी डक्ट है। तो डक्ट के बारे में पूछ लीजिए, बहुत रेयरली चांस होता है, इसको स्किप करना चाहे तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा बात करें तो ये ओवरऑल आपका जो माउथ में सलाइवा होता है उसका 5% अपना योगदान देती है। तो ये अपन ने देख ली तीनों की तीनों सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। अब ये जो चीज मैंने अभी आपको बताई है ना, आप यदि उतना याद नहीं करना चाहे तो आप बस इस टेबल को याद कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो टेबल है, जो जो चीज मैंने आपको बताई है पूरी की पूरी इस टेबल के अंदर वो सारी चीज आ जाती है। तो आप इसको भी पढ़ के काम चला सकते हैं। उन सारी चीजों को स्किप करना चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं। तो मेन चीज जो मैंने आपको बताई, मेन आपको क्या रखना है कि इनकी जो लोकेशन है ये आपको याद रखनी है। इसके अलावा इनकी साइज याद रखने की, कौन सी बड़ी होती है कौन सी छोटी होती है, और ये पॉइंट याद रखें तो याद रखिए, वरना कोई बात नहीं है। तो ये आपका क्या आ जाता है? सलाइवरी ग्लैंड के बारे में आ जाता है। आगे यदि अपन बात करें तो थोड़े से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको देख लेते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको देख लेते हैं सलाइवरी ग्लैंड से रिलेटेड। तो याद रखना, सबसे बड़ी लार ग्रंथि पूछ लिया जाए कि लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड कौन सी है, तो याद रखना लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड आपकी कौन सी होती है? जो पेरोटिड लार ग्रंथि है, ये सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड होती है। इसके अलावा कभी कभी आपने देखा होगा कि जो एनसीईआरटी में भी आपके दिया हुआ है कि मम्प्स रोग या जो गल्स हुआ रोग है, ये किसके अंदर संक्रमण होने से हो जाता है? तो याद रखना, यदि आपकी जो पेरोटिड ग्लैंड है, तो आपकी कौन सी? जो आपकी पेरोटिड ग्लैंड है, यदि इसमें किसी भी तरह का इंफेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, तो आपको क्या हो सकता है? मम्प्स रोग या गल्स हुआ बोले तो थोड़ी बहुत यहाँ पे क्या आ जाती है? आपकी स्वेलिंग है, वो स्वेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एक थोड़ा सा पॉइंट याद हो रखना कि जो सांप होता है, सांप के अंदर जो जहर होता है, वो जहर कौन सी ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होता है? तो याद रखना, वो भी सांप के अंदर जो उसकी पेरोटिड ग्लैंड होता है, वही क्या करती है? जहर उसके अंदर भरा रहता है, वहीं से जहर सीक्रेट होता है।
आगे बात करें तो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड के बारे में पूछ लिया जाए तो सबसे छोटी स्लाइवरी ग्लैंड कौन सी होती है? जो सब लिंगुअल स्लाइवरी ग्लैंड है, ये सबसे छोटी होती है। इसके अलावा थोड़ा सा हटके यदि अपन पॉइंट की बात करें तो ये पूछ लिया जाता है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, कि जो पशु होते हैं यानी पशुओं के अंदर जो स्लाइवरी ग्लैंड है, इन स्लाइवरी ग्लैंड के अलावा भी एक एक्स्ट्रा स्लाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, उसका नाम क्या होता है? इन्फ्रा ऑर्बिटल स्लाइवरी ग्लैंड होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जाम में आए हुए हैं, तो इनको तो आप स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, इनमें क्वेश्चन वापस रिपीट हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा स्लाइवा का कंपोजिशन, कि स्लाइवा में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। ये क्वेश्चंस काफी बार यहां से क्वेश्चन काफी बार बन सकता है। तो याद रखना, जो स्लाइवा है इसका सिक्रेशन तो मेन कहां से होता है? स्लाइवरी ग्लैंड के द्वारा होता है। इसके अलावा अपन बात करें कि भाई डेली कितना सिक्रेशन होता है, तो डेली कितना होता है? अप्रोक्स 1 लीटर से लेके 1.5 लीटर तक क्या हो सकता है? स्लाइवा का सिक्रेशन हो सकता है। इसके अलावा स्लाइवा का पीएच पूछ लिया जाए तो पीएच कितना होता है? 6.8 स्लाइवा का क्या होता है? पीएच होता है। इसके अलावा इसमें वाटर होता है, वो 99.5% तक क्या हो सकता है? इसमें वाटर हो सकता है। तो मेन आपको इसमें बस इतना याद रखना है कि जो आपका डेली स्लाइवा है वो 1 लीटर से 1.5 लीटर तक हो सकता है सिक्रेट अप्रोक्सीमेटली। इसके अलावा इसकी पीएच पूछ ली जाती है तो पीएच भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो पीएच कितनी होती है? 6.8 के समथिंग क्या होती है? आपके स्लाइवा की पीएच होती है। इसके अलावा यह पूछ लिया जाता है कि स्लाइवरी जो आपके एंजाइम है वो कौन कौन से होते हैं? तो याद रखना, स्लाइवरी कौन से होते हैं? एक तो स्लाइवरी एमाइलेज हो गया, जिसी को क्या बोलते हैं? स्लाइवरी टाइलिन भी बोला जाता है। तो आपका एमाइलेज एंड टाइलिन ये होते हैं। इसके अलावा लाइसोजाइम भी क्या होता है? प्रेजेंट होता है। अब कई बार इनका फंक्शन पूछ लिया जाता है, तो याद रखना, जो आपका एमाइलेज हो गया या टाइलिन हो गया, ये क्या करते हैं? जो कार्बोहाइड्रेट, जो भी फूड आप खाओगे, क्योंकि मैंने बताया था कि सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में ही अपन ने माउथ पढ़ा था, तो मैंने बताया था ना कि भाई माउथ के अंदर सबसे पहले क्या होता है? डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, लेकिन ओनली फॉर किसका? कार्बोहाइड्रेट का वहां पर पाचन होता है। प्रोटीन एंड फैट इसका सबसे पाचन पहले कहां होता है? जो आपका अमाशय होता है, स्टमक होता है, वह होता है। ये क्वेश्चन कई बार कंफ्यूज कर देता है, एग्जाम में भी आया है, तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो जो आपका एमाइलेज एंड जो आपका टाइलिन है, ये सबसे पहले माउथ में जो आपका कार्बोहाइड्रेट है इसका पाचन कर देते हैं। इसके अलावा जो टाइलिन एंड जो एमाइलेज है, ये यदि भोजन के अंदर स्टार्च है तो उस स्टार्च का 30% पाचन भी कहां हो जाता है? माउथ के अंदर ही हो जाता है। बाकी का पाचन कहां होता है? आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चीज मैं पहले आपको बता चुका हूं कि 30% का जो पाचन है वो तो कहां हो जाएगा भाई? आपके माउथ में हो जाएगा स्टार्च का, लेकिन जो बाकी स्टार्च बच गई उसका पाचन कहां पर होगा? ये आप मेरे को बताइएगा। चलिए आगे बात करें तो यहां पे नाम आया है स्टार्च, तो 30% स्टार्च का होता है। तो यहां पे जो आपका स्टार्च है ये एक तरह का क्या है? पॉलीसेकेराइड। स्टार्च यहां पे क्या है? पॉलीसेकेराइड है। तो यहां से स्टार्च होता है वो जो आपका एमाइलेज एंड जो टाइलिन है ये उसको किसमें कर देता है? जो माल्टोस है उसके अंदर क्या कर देता है? तोड़ देता है। बोले तो पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो आपके माउथ के अंदर क्या होगा? स्टार्च होगी, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? माल्टोज। एंड माल्टोज क्या है? ग्लूकोज एंड जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है ये आपस में मिलकर क्या किसका फॉर्मेशन करते हैं? आपके माल्टोज का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये वाला है, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिएगा, ये कई बार रिएक्शन आपको देखने को मिल सकती है एग्जाम के अंदर। चलिए, इसके अलावा कुछ आयंस भी प्रेजेंट होते हैं आपके स्लाइवा में। वो आयंस कौन से हो सकते हैं? आपके एनसीईआरटी में दिया है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो वो आपका सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, क्लोराइड हो सकते हैं, एंड आपके क्या हो सकते हैं? बाइकार्बोनेट हो सकते हैं। तो ये आपके क्या होते हैं? आयंस हैं कुछ जो आपके स्लाइवा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो आपका एंटीबॉडी जो ए होती है वो भी आपके स्लाइवा के अंदर क्या होती है? प्रेजेंट होती है। ये चीज अपन ने बात कर ली स्लाइवा के बारे में। अब एक मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो स्टेटमेंट एनसीईआरटी में दिया है, तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है। कई बार एज इट इज स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अभी तक नहीं बने हैं, लेकिन हो सकता है कि भाई क्योंकि कॉम्पिटिशन इतना बढ़ गया है कि पेपर का लेवल भी हाई हो सकता है। अभी तक आप जो भी पेपर देख रहे हैं उनके पेपर थोड़े से हाई लेवल के आ रहे हैं, कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा है। आएगा पूरी आपकी एनसीईआरटी में से, लेकिन क्या होता है? एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमा देता है, बच्चों को घुमा देता है। तो अपन को भी थोड़ा सा 1% अपन को भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा है वो देख के चलना पड़ेगा। तो बात करते हैं जो आपका स्लाइवरी ग्लैंड है, मतलब सॉरी जो आपकी स्लाइवरी ग्लैंड है, ये स्लाइवरी ग्लैंड याद रखना कहां पर प्रेजेंट होती है? जो आपकी बक्कल कैविटी है इससे बाहर की साइड में प्रेजेंट होती है। ये स्टेटमेंट तो आपके एनसीईआरटी का
अब सीधी सी बात, अब आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया भाई आपकी सलाइवरी ग्लैंड है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है या एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब एक्सोक्राइन तो कौन सी होती है, जो आपके शरीर से बाहर प्रेजेंट होती है, मतलब वो चीज प्रेजेंट होगी। एंडोक्राइन जो आपके शरीर के अंदर प्रेजेंट है। तो सीधी सी बात है कि जो आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये क्या होती है, आपकी सलाइवरी ग्लैंड किसके अंदर आ जाती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर आ जाती है, मतलब बहिस्त्रावी ग्रंथि हो जाती है। मतलब देखिए यहां जो आपको बता रहा हूं ना कि भाई एक तो शरीर के अंदर प्रेजेंट होती है, एक शरीर के बाहर प्रेजेंट होती है, ये चीज मैं समझाने के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। क्योंकि देखिए एक्सोक्राइन जो आपकी ग्लैंड होती है ये आपकी कौन कौन सी होगी, जो आपका मतलब जो आपके लीवर वगैरह हो गए, ये क्या है आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। मतलब ये क्या करती है, एंजाइम का सिक्रेशन किसी डक्ट के द्वारा आता है, मतलब एक डक्ट के द्वारा वो चीज पहुंचती है, वो तो कौन सी होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ऐसे समझाने के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं कि वो शरीर से बाहर की साइड में प्रेजेंट है, क्योंकि वो किसी पाइप से आ रही है। एंड जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उनका मतलब हो गया कि वो जो भी आपके हार्मोन्स वगैरह सिक्रेट करेगी वो डायरेक्ट आपके ब्लड के अंदर सिक्रेट कर देगी, उनके अंदर किसी भी तरह की कोई पाइपलाइन नहीं देखने को मिलेगी। इसलिए मैंने आपको बताया कि एक्सोक्राइन को आप समझने के अकॉर्डिंग बांध सकते हैं कि एक्सो मतलब क्या होता है बाहर, एंडो मतलब क्या होता है अंदर। तो मेन एक्सोक्राइन ग्लैंड में तो क्या होगी, कोई भी चीज कोई भी रस आएगा वो क्या होगा, एक डक्ट के द्वारा क्या आएगा, जहां तक उसको पहुंचना होगा वहां तक चला जाएगा। बाकी ये एक्सोक्राइन ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड जिस टाइम पे एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे ना तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ओवरऑल दोनों में आपकी कंफ्यूजन दूर होगी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड तो वो होती है जिनके द्वारा क्या होता है, पाइपलाइन के द्वारा कोई भी चीज होगी वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। जबकि जो आपकी एंडोक्राइन वो होगी जो डायरेक्ट ब्लड के अंदर जो भी आपके हार्मोन वगैरह होंगे, जो भी एंजाइम वगैरह होंगे वो डायरेक्ट आपके ब्लड में छोड़ देगी, मतलब किसी भी तरह की डक्ट उनमें नहीं देखने को मिलेगी। तो ये वही चीज होगी कि जो आपकी बक्कल कैविटी से बाहर तो प्रेजेंट होती है, अब बाहर प्रेजेंट है तो सीधी सी बात है डक्ट चाहिए, कि डक्ट है तो ये एक तरह की क्या होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन ने क्या कर लिया, जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड है एसोसिएटेड ग्लैंड में, इस सलाइवरी ग्लैंड को कंप्लीट कर लिया। अब अपना फोकस किस पे रहेगा, लीवर के ऊपर। तो चलिए लीवर को अपन एक्सप्लेन करते हैं। लीवर की बात करें तो याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लीवर क्या होती है, आपकी कंप्लीट बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लिया जाए कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो कौन सी है, आपकी लीवर होता है। तो याद रखना लीवर बोले तो यकृत, और लीवर को ही हेपर के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज तो नहीं आएगी, लेकिन बस इतना थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं आपको बता रहा हूँ। लीवर जो आपका है ये क्या, इसको क्या है, हेपर के नाम से भी जाना जाता है, या हिपार बोल देते हैं कई लोग। तो अपन बात करें तो जो लीवर है ये क्या है, शरीर की लार्जेस्ट आपकी ग्लैंड होती है। इसके अलावा जो आपका लीवर है इसको क्या बोला जाता है, केमिकल फैक्ट्री ऑफ द बॉडी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि जितनी भी केमिकल्स रिएक्शन होती है ये ज्यादातर आपके कहां होती है, लीवर के अंदर आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा जो आपका लीवर है इसका डेवलपमेंट किससे हुआ है, जो एक्टोडर्म है उससे हुआ। तीन तरह की जर्म लेयर होती है, आप सबको पता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो जो आपकी एक्टोडर्म होती है उससे क्या हुआ है, आपके लीवर का फॉर्मेशन हुआ है। इसके अलावा जो आपका लीवर है इसका कलर पूछ लिया जाए तो याद रखना कैसा होता है, डार्क रेडिश कलर का क्या होता है, थोड़ा सा मतलब कैसा होता है, गहरा जो लाल भूरा कलर होता है ना वो क्या होता है, इसका कलर होता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखनी है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपका लीवर है इस लीवर के ऊपर क्या होती है, प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होती है, कवरिंग प्रेजेंट होती है। वो कवरिंग किसकी बनी होती है, जो गिल्सन्स कैप्सूल होते हैं उनकी प्रेजेंट होती है। किसकी होती है, गिल्सन्स कैप्सूल की। एंड ये जो गिल्सन्स कैप्सूल है, मतलब ये जो आपका लीवर है इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ ऐसे हिपेटिक लोब्यूल, मतलब जो आपकी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है जैसे बेंजीन की तरह, तो ऐसे क्या होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इनको क्या बोला जाता है, हेपेटिक लोब्यूल बोला जाता है। एंड ये जो आपके हेपेटिक लोब्यूल है ये ही क्या होते हैं, आपके लीवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। तो पूछ लिया जाए कि लीवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सी है, तो याद रखना कौन से होते हैं, आपके हेपेटिक लोब्यूल होते हैं। एंड लीवर को जो कवरिंग होती है वो कवरिंग कौन सी होती है, गिल्सन कैप्सूल होती है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। एंड लीवर का वेट पूछ लिया जाए तो याद रखना लीवर का वेट कितना होता है, 1200 ग्राम से 1500 ग्राम तक हो सकता है। बोले तो 1.2 से 1.5 kg तक क्या हो सकता है, इसका वेट हो सकता है। तो ये अपन ने थोड़ा सा लीवर का जो बेसिक है वो बेसिक देख लिया। अब आगे यदि अपन बात करें तो लीवर की लोकेशन पूछ ली जाए कि कहां प्रेजेंट होता है, तो याद रखना जो आपके राइट साइड है, राइट साइड के अंदर जो आपकी एब्डोमेन, देखिए ये एब्डोमेन वाला पार्ट हो गया, ये आपका थोरिक्स वाला पार्ट हो गया। तो थोरिक्स वाले पार्ट के जस्ट नीचे जो एब्डोमेन के अंदर जो राइट में है यहां पर तो आपका लीवर प्रेजेंट होता है, एंड लेफ्ट के अंदर आपका क्या हो जाता है, आपका स्टमक है,
ये प्रेजेंट हो जाता है। तो लीवर की लोकेशन क्या होगी, आपके राइट साइड के अंदर, अब्डोमेन कैविटी के अंदर, एंड डायफ्राम के जस्ट नीचे की साइड में। ये आपका क्या है, डायफ्राम है, जो क्या करता है, एक तरह से मान लीजिए सेपरेट करता है थोरेसिक कैविटी को एंड आपकी एब्डोमेन कैविटी को। इसके अलावा बात करें तो जो आपका लीवर है, इस लीवर के अंदर दो पार्ट्स आपको देखने को मिल रहे होंगे डायग्राम के अंदर भी। ये थोड़ा सा समझाने के अकॉर्डिंग है, आप इस चीज को स्किप भी कर सकते हैं करना चाहे तो। ये देखिए दो पार्ट्स आप देख रहे होंगे, ये पहला पार्ट हो गया, दूसरा क्या, ये आपका राइट वाला आ जाता है, ये आपका कौन सा आ जाता है, लेफ्ट वाला आ जाता है। जबकि जो राइट वाला क्या होता है, काफी ज्यादा बड़ा पार्ट होता है लेफ्ट के कंपेरिजन में। मतलब ओवरऑल यदि लीवर की बात करें तो 5/6 भाग तो कौन सा होता है, आपका राइट वाला होता है, एंड 1/6 पार्ट कौन सा होता है, आपके लेफ्ट वाला पार्ट हो जाता है लीवर का। इसके अलावा यह पूछ ले जाए कि जो लीवर की स्टडी, अभी तक जो भी मैंने चीज आपको बताई है, ये जो लीवर की स्टडी, अंदर से अपन जो भी स्टडी करते हैं, लीवर को खोल के काट के जो स्टडी करना, उसमें क्या चीजें प्रेजेंट है क्या नहीं है, तो उस स्टडी को क्या बोला जाता है, हेपेटोलॉजी बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लीवर की स्टडी है उसको क्या बोला जाता है, लीवर के अध्ययन को हेपेटोलॉजी बोला जाता है। इसके अलावा लीवर के अंदर दो कोशिकाएं प्रेजेंट होती है, जो मैंने अभी आपको बताई थी कि एक तो कौन सी होती है आपकी हेपेटोसाइट, एक आपकी कौन सी होती है, कुफर सेल्स होती है। इनका थोड़ा सा फंक्शन देखेंगे आगे कि क्या है, आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इससे पहले अपन लीवर के फंक्शन की बात करें तो जो लीवर का फंक्शन है, ये मेन तो फंक्शन क्या आ जाता है लीवर का, कि भाई ये जो आपका बाइल जूस है, इस बाइल जूस को बनाता भी है, एंड जो बाइल जूस है इसका सिक्रेशन भी कौन करता है, आपका लीवर करता है। तो लीवर क्या करता है, बाइल जूस को बनाएगा एंड बाइल जूस का सिक्रेशन भी करेगा। इसके अलावा एक चीज आपको और बता देता हूं, ये जो आप डायग्राम देख रहे होंगे लीवर का, इस लीवर के डायग्राम को जब थोड़ा सा अपन ने जूम किया तो इसके अंदर आपको कुछ ग्रीन ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर देखने को मिल रही होगी। ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर है, ये आपका क्या है, गोल ब्लैडर होता है, जिसको पित्ताशय बोला जाता है। ये आपका गोल ब्लैडर है, और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, जो नाशपत्ती होती है ना, नाशपत्ती बोले तो पियर शेप क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर होती है, नाशपत्ती के जैसी क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसके बारे में भी थोड़ा सा अपन देखेंगे। तो कई लोग सोचेंगे कि भाई ये ग्रीन ग्रीन चीज क्या है, तो ये मैं आपको बता दूं, गोल ब्लैडर है। इसका मेन फंक्शन क्या है, देखिए एक्चुअल में अपने शरीर के अंदर इसका कोई वैसे कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन क्या होता है, जो लीवर है, अब लीवर सीधी सी बात है राजा है, तो राजा प्रजा से काम कराएगा, तो आपका गोल ब्लैडर है, ये पित्ताशय क्या है, प्रजा है। तो ये मान लीजिए जो आपका लीवर है, ये लीवर क्या करता है, बाइल जो जूस होता है, इस बाइल जूस को बना देगा, सब कुछ काम कर देगा, लेकिन ये कहता है मैं बाइल जूस को मैं स्टोर नहीं करूंगा। तो वो स्टोर करने के लिए गोल ब्लैडर क्या कहता है कि भाई थोड़ा सा है, वो काम मुझे भी दे दो। तो ये क्या करता है, लीवर जो भी बाइल जूस बनाएगा, वो बाइल जूस स्टोर कहां पे होता है, जो आपका गोल ब्लैडर है इसके अंदर वो क्या होता है, स्टोर होता है। ये चीज आपको थोड़ा सा पॉइंट याद रखना है। चलिए, अब इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट की जो मेटाबॉलिज्म है, वो भी मेनली आपके कहां होती है, लिवर में होती है। वो कैसे होती है, तो ये जो आप देख रहे होंगे ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन यहां से काफी बार आता है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने क्या बता रखा है। मान लीजिए आप जो भी चीज खाते हैं, जो भी चीज आपने खाई, वो चीज सीधी सी बात है कि कोई भी आप चीज ले, जैसे आप मार्केट में जाते हैं कोई भी सामान वगैरह लेने के लिए, तो ऐसे तो है नहीं कि भाई आपको एक रोटी चाहिए तो आप उसको कह दोगे भाई तू मेरे को रोटी दे दे, मैं तेरे को अनाज दे देता हूँ। ऐसा चीज तो है नहीं। कोई ना कोई करेंसी चाहिए, बोले तो नोट चाहिए गांधी जी वाले, तो वो जो नोट चाहिए, मतलब कोई भी आप चीज दे लो, करेंसी एक ही चीज में चलेगी। मतलब सीधी सी बात है कि नोट देना ही पड़ेगा उसको, चाहे कोई भी सामान ले लो। ठीक ऐसे ही जो अपना शरीर होता है, उसको भी एक ही चीज से मतलब है कि भाई मैं जो भी चीज दूंगा वो एक ही चीज के रूप में चाहिए, वो मेरे को एनर्जी एटीपी के रूप में चाहिए। तो वो एटीपी बनानी पड़ेगी, तो बनाने के लिए चीजों को आपस में तोड़ना पड़ेगा, एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा। तो वो सहयोग कैसे होता है, मान ली कोई भी फूड अपन ने खाया, उसमें ग्लूकोज था, वो ग्लूकोज क्या होगा, ये जो आपका ग्लूकोज रहेगा, ये ग्लूकोज क्या होता है, जब अपन देखिए जो भी एनर्जी वगैरह, जो भी 2-3 रोटी आपने जो भी खा ली वो खा ली, उसके द्वारा जो भी एटीपी एनर्जी वगैरह मिल गई, तो वो ग्लूकोज के रूप में चीज आपके शरीर में चलेगी, एक्स्ट्रा चीज होगी। अब उसको अपन को क्या करना है, स्टोर करना है। तो स्टोर करने के लिए किसी न किसी चीज में उसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसकी पैकेजिंग करनी पड़ेगी ताकि कुछ दिनों तक वो काम आ सके। तो क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज क्या होता है, ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, बोले तो ग्लाइकोजन के रूप में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है आपके शरीर में। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की जो प्रोसेस होती है, इसको क्या बोला जाता है, ग्लाइकोजेनेसिस बोला जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है कि ग्लूकोज के बनने की, ग्लाइकोजन के बनने की जो प्रोसेस है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रोसेस। देखिए ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन, देखिए यहां तक आ गया ना, ग्लाइकोजेनेसिस मतलब क्या बन गया, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन गया।
अब मान लीजिए कि भाई ग्लाइकोजन तो बन गया, अब अपन को वही चीज वापस चाहिए। मतलब अब सीधी सी बात है कि मान लीजिए आपने कुछ चीजें खाई नहीं है, खाया नहीं है, तो अब शरीर को एनर्जी चाहिए, तो जो चीज आपने स्टोर की थी ग्लाइकोजन के रूप में, वो ग्लाइकोजन टूटेगा, मतलब उसका क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, बोले तो लाइसिस होगा। तो सीधी सी बात है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या हो जाएगा, लाइसिस मतलब क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो जाएगा। मतलब आपका जो ग्लाइकोज होगा ये किस में टूट जाएगा, आपके ग्लूकोज में टूट जाएगा। बोले तो ग्लाइकोजन के ग्लूकोज में टूटने की प्रोसेस क्या होती है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाती है। इसके अलावा मान लीजिए कि आपके शरीर में ग्लाइकोजन है ही नहीं, तो क्या होता है कि जो आपके फैट वगैरह रहेगा, मतलब जो आपकी फैट होगी, अमाइनो एसिड हो गए, उनको तोड़ के अपन एनर्जी बना लेंगे। तो जो आपके फैटी एसिड्स हो गए, जो आपके अमाइनो एसिड हो गए, ये टूट के क्या होते हैं, जब ग्लूकोज में बन जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। कोई भी चीज बन रही है, बनने को क्या बोला जाता है, जनरेट होना। तो यहाँ पे जीनेसिस का मतलब है कोई चीज जनरेट हो रही है, लाइसिस का मतलब है कि कोई चीज टूट रही है। तो अपन तो क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं, नहीं कि ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं, बना रहे हैं, तो क्या होगा, जीनेसिस होगा। अब सीधी सी बात है कि नया ग्लूकोज बनेगा तो क्या आ गया, ग्लूकोनियो, नया ग्लूकोज ने अपन को क्या कर दिया, बना दिया। इससे बना दिया जो फैटी एसिड, अमाइनो एसिड है, इनसे। इसके अलावा बात कर लेते हैं लैक्टिक एसिड। अब मान लीजिए कि भाई आपके पास में मान लीजिए ग्लूकोज भी नहीं है, ग्लाइकोजन भी नहीं है, नहीं आपके पास में फैटी एसिड है, नहीं आपके पास में अमाइनो एसिड है। अब क्या होगा, तो अब अपना शरीर किसके पास में जाएगा, मसल्स के पास में जाएगा, ला भाई अपना निकाल, अपना निकाल। तो वो क्या करेगा, जो आपके मसल्स के अंदर जो लैक्टिक एसिड है, वो लैक्टिक एसिड क्या हो जाएगी, आपका क्या बना देगी, ग्लाइकोजन बना देगी, और ग्लाइकोजन से फिर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाएगा, और अपने शरीर को क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी। तो वही है जो लैक्टिक एसिड है, ये किसमें टूट रहा है, ग्लाइकोजन। तो मतलब सीधी सी बात है, किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, ग्लाइकोनियो, मतलब नए ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस हो गया। जेनेसिस का मतलब होता है बनना। तो ये क्या हो जाती है, कुछ पॉइंट है जो एक दूसरे से रिलेटेड है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहीं पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फंस जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके एक बार फिर से आप इसको देख लीजिएगा। फिर भी ना समझ में आए तो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें लीवर के थोड़े से फंक्शन की बात करें, तो लीवर का जो मेन फंक्शन अपन बात करें, तो लीवर क्या करता है, आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है। तो जो मैंने अभी आपको बताया था कि लीवर में 2 सेल्स होते हैं, कुफर सेल का नाम लिखा था, तो याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपकी कुफर सेल्स होती है, ये कुफर सेल्स ही क्या करती है, जो आपका ब्लड है, इस ब्लड को प्यूरिफाई करती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अलावा जो आपका लीवर है, ये लीवर क्या करता है, विटामिन ए होता है, इसका भी सिंथेसिस करता है। तो क्वेश्चन आ जाए कि भाई विटामिन ए का सिंथेसिस कहां होता है, तो याद रखना विटामिन ए का सिंथेसिस कहां होता है, आपके लीवर में होता है। इसके अलावा जो आपका लीवर होता है, ये जो आपके विटामिन ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, एंड आपका विटामिन B12 हो गया, बोल तो एडेक, एंड जो आपका विटामिन B12 है, इनका जो मतलब एक तरह से स्टोरेजन है, वो स्टोरेजन भी कहां पे होता है, लीवर के अंदर होता है, ये स्टोर हो जाते हैं आपके लीवर में। इसके अलावा कुछ आपके मिनरल्स है, वो मिनरल्स भी क्या होते हैं, लीवर में स्टोर रहते हैं। कौन कौन से, आपके आयरन आ गया, कॉपर आ गया, जिंक आ गया, कोबाल्ट आ गया, ये सारे के सारे आपके क्या रहते हैं, लीवर के अंदर स्टोर रहते हैं। इसके अलावा जो आपका लीवर है, ये किसी भी चीज को डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करता है। बोले तो जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस रहेगा, उसको नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में बदलने का काम भी आपका लीवर करता है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एनसीईआरटी में दिया है कि जो आपका लीवर है, ये जो विषाक्त जो भोजन होता है ना, उसको क्या कर देता है, उसमें से विषाक्त जो भी चीज होती है उसको हटा देता है और भोजन को अच्छे रूप में कन्वर्ट कर देता है। तभी तो किया बताया जाता है कि जो भी चीज अपना जो ब्लड का जो प्यूरिफिकेशन होता है ना, वो ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहां होता है, आपके ब्लड के अंदर होता है, सॉरी जो आपके लीवर के अंदर होता है। इसके अलावा बात करें तो एक छोटा सा पॉइंट है, ये छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है कि जो आपका आरबीसी है, मतलब जो आपकी ब्लड सेल्स है, ये ब्लड सेल्स बनने की जो प्रोसेस है, इसको क्या बोला जाता है, होमियोपोइसिस बोला जाता है। ये चीज अपन वैसे भी आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो पढ़ेंगे, उसमें देख लेंगे। इसके अलावा जो लीवर है, इसके अंदर रीजनरेशन बोले तो पुनरुद्धार भवन की कैपेसिटी है, ये देखने को मिलती है। जैसे क्या होता है, कभी कभी किसी का लीवर वगैरह डैमेज हो जाता है, शराब वराब पी लेते हो आप, तो क्या हो जाता है, लीवर
डैमेज हो जाता है। तो क्या होता है, किसी डोनर से लीवर लिया जाता है, ऐसे नहीं है कि उसका पूरा का पूरा लीवर ले लिया, उसके लीवर का एक छोटा सा भाग लेके आपके शरीर में लगा दिया जाता है और वो लीवर क्या कर लेता है, एक नए लीवर का फॉर्मेशन कर लेता है, और जिससे लीवर लिया था ना उसका इतना सा पार्ट कम हुआ था तो वो भी क्या हो जाता है, वापिस से कवर हो जाता है। इसका मतलब आपके शरीर में ओनली फॉर जो आपका लीवर है, इस लीवर में ही रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओनली फॉर लीवर में ही क्या होता है, रीजनरेशन की कैपेसिटी है वो आपको देखने को मिलती है। तो ये जो भी मैंने आपको बताया वो हिंदी मीडियम वालों के लिए हो गया, तो जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले लीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं इसमें बाइल जूस की। जो लीवर होता है आपका, ये बाइल जूस का क्या करता है, सिक्रेशन करता है। मतलब बाइल जूस बनता कहां है, लीवर में ही बनता है, और बाइल जूस का जो सिक्रेशन है, स्रवण है, वो भी कौन करता है, आपका लीवर ही करता है। तो बाइल जूस के अंदर थोड़ा सा पॉइंट याद रखना कि बाइल जूस का जो पीएच है वो पीएच कितना होता है, आपका 7.8 तक क्या होता है, पीएच होता है। अब मैंने बताया था कि बाइल जो आपका लीवर है इसमें दो सेल्स होती है। एक तो मैंने आपको बताया था कि जो आपकी हिपेटोसाइट सेल के बारे में बताया था, एक कुफर सेल के बारे में बताया था। तो याद रखना जो आपकी कुफर सेल है, चाहे साइड में ऊपर नोट कर लेना, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि जो आपकी कुफर सेल्स होती है वो ओनली फॉर ब्लड का प्यूरिफिकेशन करती है, जबकि जो आपकी हिपेटोसाइट सेल होती है, ये जो लीवर के अंदर जो बाइल जूस बनता है ना, इस बाइल जूस का प्रोडक्शन है वो किसके द्वारा किया जाता है, आपके जो आपकी हिपेटोसाइटिक सेल है इनके द्वारा किया जाता है। तो लीवर की दो सेल हो गई, एक तो हिपेटोसाइट सेल, एक कुफर सेल। तो कुफर सेल तो क्या करेगी, आपके ब्लड को प्यूरिफिकेशन करेगी, एंड ये जो आपकी हिपेटोसाइट सेल रहेगी ये आपका बाइल जूस का सिक्रेशन करेगी। अब ये बाइल जूस सिक्रेट तो हो गया, लेकिन इस बाइल जूस को स्टोर कौन करता है, जो आपका गोल ब्लैडर होता है, बोले तो जो पित्ताशय होता है, ये उसको आपको क्या करता है, स्टोर करता है। इसके साथ में ये जो पित्ताशय होता है ये नाशपत्ती के जैसे होता है, और कैसी होती है, एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर, आपने डायग्राम में देखा होगा, अभी मैंने आपको दिखाया था, बेग के जैसे क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसके अलावा एक वेरी वेरी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लिख लीजिएगा कि जो आपका बाइल जूस है ये एक तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, बिल्कुल भी किसी भी चीज को डाइजेस्ट नहीं करता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका डाइजेस्टिव एंजाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा के लिख लेना कि जो आपका लीवर है, इस लीवर का जो बाइल जूस सिक्रेट करता है, इस बाइल जूस का किसी भी कोई भी डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी इसका रोल नहीं है। मतलब ये एक तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम बिल्कुल भी नहीं है। डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है इसका मतलब क्या है, ये ट्रू डाइजेस्टिव जूस बिल्कुल भी आपका नहीं है। ये चीज आपको याद रखना है। अब जो आपका बाइल जूस होता है, ये बाइल जूस आपका देखने में कैसा होता है, थोड़ा पीला हरा रंग का होता है। बाइल जूस कैसा होता है, पीला एंड हरा रंग होता है। अब इस बाइल जूस को पीला एंड हरा रंग कौन देता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, तो इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा। बाइल जूस का जो पीला रंग है उसके लिए क्या होता है, एक पिगमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है बिलिरुबिन। जो बिलिरुबिन रहता है ये क्या करता है, बाइल जूस को पीला रंग प्रोवाइड करवाता है, जबकि जो बाइल जूस को हरा रंग है वो हरा कौन कर रहा है, बिलिरुबिन होता है। ये दो वर्णक क्या होते हैं, आपके लीवर में प्रेजेंट होते हैं, एक तो बिलिरुबिन, एक बिलिरुबिन। ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, ये तो पीला रंग प्रोवाइड करवाता है और ये वाला क्या करता है, हरा रंग क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो आपका बाइल जूस है, इस बाइल जूस में आपके पिगमेंट तो प्रेजेंट है ये दोनों के दोनों, इनके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल हो गया, फोस्फोलिपिड हो गया, एंड जो लवण आ गए, ये भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से आप देख लीजिएगा। ये आपका क्या हो जाता है, लीवर हो गया। अब जो लीवर है, इस लीवर के फंक्शन पूछ लीजिए कि भाई लीवर के क्या क्या फंक्शन है, तो लीवर सीधी सी बात है कि जो आपका HCl था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, इसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। क्योंकि इसका मेन फंक्शन कोई भी तरह का किसी चीज को डाइजेस्ट करना नहीं है, ये क्या करता है कि लोगों के जो प्रभाव होता है उन प्रभाव को कम करने का काम करता है। अब जो आपका फूड था वो फूड आपके स्टमक में था, तो स्टमक में सीधी सी बात है HCl की मात्रा ज्यादा थी, तो वो फूड के अंदर ज्यादा एसिडिक हो गया। अब जो आपका फूड क्या था, ज्यादा एसिडिक था, जबकि बाइल जूस है ये आपका क्या होता है, एल्केलाइन होता है, बोले तो हल्का क्षारीय होता है। तो सीधी सी बात है कि ये एसिडिक है, तो इसके अंदर क्षार मिला देंगे तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो जैसे ही ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम में आएगा, जो स्टमक से फूड आया है, एंड जो आपका लीवर है, ये लीवर से भी जो आपका गोल ब्लैडर के अंदर आएगा, स्टोर रहेगा, और गोल ब्लैडर से कहां आ जाएगा, आपके ड्यूडेनम वाले पार्ट में आ जाएगा। तो वहां जैसे ही फूड आएगा तो उस फूड में
में HCl था, तो ये जैसे ही बाइल जूस मिलेगा तो उसको क्या कर देगा, HCl के प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर देगा। इसके अलावा जो फैट का जो इमल्सिफिकेशन है वो भी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। तो फैट का इमल्सिफिकेशन करने में जो आपका बाइल जूस है इसका भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। बाइल जूस के साथ में जो आपका पेनक्रियाटिक जूस है, इन दोनों का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब फैट का इमल्सिफिकेशन कैसे होता है, क्या होता है, ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में पहले ही बता चुका हूं। आगे बात करें तो इसके अंदर जो आपका फैट हो गया एंड जो फैट सोल्यूबल जो आपके विटामिन होते हैं उनको अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी होती है। इसके अलावा जो आपका लाइपेज है, इस लाइपेज को एक्टिवेशन करने का काम भी क्या करता है, आपका लीवर करता है। कि लीवर का जो आपका बाइल जूस है ये क्या करता है, जो आपका लाइपेज है इस लाइपेज को एक्टिवेट कर देता है। मतलब ये पहले इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, फिर ये इसको क्या कर देता है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जो आपके पेनक्रिया से आता है। तो ये चीज अपन ने बात कर ली आपके लीवर के बारे में। अब अपना क्या हो चुका है, आपका लीवर, आपका सलाइवरी ग्लैंड भी हो गया, आपका लीवर भी हो गया। अब लास्ट अपना क्या आ जाता है, पेनक्रियास। तो चलिए अब अपन पेनक्रियास को देख लेते हैं। तो पेनक्रियास में बात करें तो जो आपका पेनक्रियास है ये किससे बना होता है, आपका एंडोडर्म। बोले तो इसका ओरिजिन किससे हुआ है, जो आपका एंडोडर्म है इससे इसका ओरिजिन हुआ है। इसके अलावा ये आपका मेन जो आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो किसके अंदर आ जाता है, आपका पेनक्रियास है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेन जो आपकी डाइजेस्टिव ग्लैंड है, जो पाचक ग्रंथि है, वो कौन है, आपका पेनक्रियास है। इसके अलावा बात करें तो जो आपका पेनक्रियास होता है, इस पेनक्रियास को एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, इन दोनों के नाम से जाना जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें स्टार लगा लेना कि भाई जो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये दोनों के दोनों कौन से होते हैं, बोले तो इसको क्या बोला जाता है, आपके मिक्स्ड ग्लैंड या हेटेरोक्लाइन ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेटेरोक्लाइन ग्लैंड ले लीजिए, विषम स्रावी का मतलब हेटेरोक्लाइन ग्लैंड हो गया एंड मिश्रित का मतलब मिक्स ग्लैंड हो गया। इसके अलावा बहिस्रावी एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड आपके एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से भी इनको जाना जाता है। बाकी देखिए क्योंकि इसके द्वारा जो पाचक रस है वो भी स्रावित किए जाते हैं जिस टाइम पे ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में इसके द्वारा हार्मोन्स वगैरह है वो भी सीक्रेट किए जाते हैं। तो फिलहाल तो अपन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो अपन इसका जो बहिस्रावी कैरेक्टर है कि क्या होता है वो चीज बात कर लेंगे, और जिस टाइम पे एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तब अपन इसके अंतःस्रावी कैरेक्टर है उनको अपन देख लेंगे। तो चलिए बात करते हैं। तो जो आपका अंतःस्रावी होता है, अंतःस्रावी की बात है जिस टाइम पे एंडोक्राइन है, तो ये कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करती है, कौन से हार्मोन का प्रोडक्शन करती है, तो आपका इंसुलिन हो गया, ग्लूकागोन आ गया, सोमेटोस्टेनिन आ गया, ये आपके कुछ हार्मोन्स हैं जिनको क्या करती है, सिक्रेशन करती है। इसके अलावा बहिस्रावी के रूप में बात करें तो जो पाचक के एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, वो कौन कौन से ये छोड़ती है, तो ये आपका जो एमाइलेज हो गया, प्रोटीएज हो गया, आपका लाइपेज हो गया, आपका बाइकार्बोनेट हो गया, इन सबको क्या करती है, ये आपके एक डक्ट के द्वारा कहां लेके चली जाती है, आपका देखिए ये आपकी पेनक्रियास है, ये पेनक्रियास एक डक्ट के द्वारा आएगी और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट रहेगा उस पार्ट के अंदर, ये फर्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट हो गया कौन सा, डुडेनम वाला। तो डुडेनम वाले पार्ट में क्या हो जाता है, ये डक्ट के द्वारा ये जो एंजाइम्स है ये एंजाइम्स पहुंच जाते हैं। अब डक्ट के द्वारा पहुंच रहे हैं तभी तो इनको क्या बोला जाता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है। यही डायरेक्ट ब्लड में छोड़ देते हैं तब ये कौन सी हो जाती है, आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड हो जाती है। अब इसकी लोकेशन पूछ लीजिए तो याद रखना कि जो आपका पेट है, मतलब ये जो आपका स्टमक रहेगा, स्टमक के जस्ट जो प्लिया रहेगी उसके जस्ट, मतलब डायग्राम में भी आप देखें तो ये आपका स्टमक, स्टमक के जस्ट पीछे की साइड में एंड प्लीहा के जस्ट बीच में, मतलब बोले तो प्लीहा के जस्ट आगे, मतलब स्टमक के जस्ट पीछे के साइड में क्या होती है, अमाशय के जस्ट पीछे आपकी पेनक्रियास येलो कलर के अंदर आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये कुछ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लीजिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसके सेफ की बात करें तो जो आपकी पेनक्रियास होती है ये कैसी होती है, लीफ के जैसी होती है। डायग्राम में भी आपने देखा होगा कि ये डायग्राम में देखिए जैसे पत्ती होती है ना, पत्ती के जैसे क्या होती है, यह क्या है, येलो कलर वाला आपका पेनक्रियास। तो एक पत्ती के जैसी क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर होती है, लीफ लाइक इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसके अलावा इसका जो कलर है ये कैसा होता है, लाइट टेन होता है एंड पिंकिश, बोले तो हल्का भूरा एंड थोड़ा सा पिंक कलर, बोले तो गुलाबी कलर का क्या होता है, इसका कलर होता है। मेन इसका वेट पूछ लिया जाए कि भाई इसका वेट कितना होता है, तो याद रखना 80 से 85 ग्राम तक क्या हो सकता है, आपके जो पेनक्रियास है, जो आपका अग्नाशय है, इसका क्या हो सकता है, वेट हो सकता है। इसके अलावा
ये जो पूरा का पूरा जो आपका पेनक्रियाज है, इस पेनक्रियाज का 99% पार्ट तो कौन सा होता है, एक्सोक्राइन होता है, बोले तो बहिस्रावी होता है। जबकि जो अंतःस्रावी है ना, एंडोक्राइन वाला पार्ट है, वो 1% क्या होता है, इसका एंडोक्राइन पार्ट होता है। जैसा कि आप डायग्राम के अंदर भी देख पा रहे होंगे, ये जो आप देख रहे हैं ये इसका एक्सोक्राइन वाला पार्ट हो जाता है। जो क्या है आपका 99% पार्ट कौन सा है, एक्सोक्राइन वाला पार्ट आ गया, यानी पेनक्रियाटिक डक्ट हो गई। एंड ये आपकी फूल के अंदर देख रहे हैं, ये सारी की सारी पेनक्रियाटिक एसिनी होगी, जिनके द्वारा पेनक्रियाटिक जूस बनेगा आपका। इसके अलावा इनके अंदर ये जो आप देख रहे हैं एंडोक्राइन वाला पार्ट, जो कितना है 1% पार्ट ये है, 99% ओवरऑल आपका ये वाला पार्ट आ जाता है। जो आपका अंदर वाले आप ये जो पार्ट ये वाली स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये इसके अंदर कौन से होते हैं, एंडोक्राइन वाला पार्ट होता है। और इन पार्ट्स को सबसे पहले लेगरहिंस नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने खोजा था, इसलिए इनको आइसलेट्स ऑफ लेगरहिंस के नाम से भी जाना जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्वेश्चन आगे, आइसलेट्स ऑफ लेगरहिंस किसका पार्ट है, तो याद रखना आइसलेट्स ऑफ लेगरहिंस इसका पार्ट है, आपके पेनक्रियाज का पार्ट है। और पेनक्रियाज में भी जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड है उसका ये पार्ट रहने वाला है, जिसके अंदर ये आपकी अल्फा सेल होती है, बीटा सेल होती है, डेल्टा सेल होती है, ये ब्लड वेसल्स होगी, ये सारी की सारी चीज एंडोक्राइन वाला पार्ट है। ये अपन जिस टाइम पे एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे उस टाइम पे देख लेंगे। आज अपन मेन फोकस करते हैं आपके एक्सोक्राइन के ऊपर। तो ये चीज अपन ने बात कर ली एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन के बारे में। इसके अलावा ये जो आपका पेनक्रियाटिक के द्वारा जो पेनक्रियाटिक जो जूस निकलेगा वो क्या करता है, जो आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, इन सब का डाइजेशन करता है। लेकिन इनका डाइजेशन सीधी सी बात है, फूड तो पेनक्रियास तक जाएगा नहीं। तो ये पेनक्रियाटिक जूस कहां जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट यानी डुडेनम में ओपन होता है। इसीलिए तो देखिए जो आपका पेनक्रियास अभी अपन पढ़ रहे हैं, तो इसके द्वारा जो पेनक्रियाटिक जूस निकल रहा है वो भी डुडेनम के अंदर जा रहा है। इसके अलावा जैसे ही अपन ने लीवर पढ़ा था, तो लीवर के अंदर जो बाइल जूस था, वो बाइल जूस भी कहां जा रहा है, घूम फिर के आपके स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट में ही जा रहा है। जैसे थोड़ा सा मैं समझाऊं, ये मान लीजिए आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। जो फूड था ये आपके कहां से आया, ये आपका क्या था भाई, स्टमक वाला पार्ट था, स्टमक से आया। स्टमक से फूड आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ आपका क्या है भाई, लीवर है। यहाँ पे क्या है आपका लीवर है, ये लीवर से डक्ट आएगी गोल ब्लैडर वाली, और ये पेनक्रियाटिक जूस को अंदर छोड़ देगी। ठीक ऐसे ही एक डक्ट और आएगी, ये क्या है आपका पत्ती के जैसी आपकी स्ट्रक्चर किसकी हो जाती है, आपके पेनक्रियास की हो जाती है। तो पेनक्रियास से जो पेनक्रियाटिक जूस है वो भी आपके कहां आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के डुडेनम वाले पार्ट में आ रहा है। लीवर के द्वारा जो आपका लीवर का जो जूस है, बाइल जूस, वो भी कहां आ रहा है, आपके इसके अंदर आ रहा है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के डुडेनम वाले पार्ट में। एंड जो स्टमक के अंदर जो फूड था, जो अनडाइजेस्ट फूड था, जितना उसने पचाना था उतना पचा लिया, बाकी इसके अंदर भी HCl था। तो ये वाला पार्ट भी कहां आ रहा है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहां से भी आ रहा है। मतलब तीनों जगहों से क्या आ रहा है, आपका जो जूस है वो सिक्रेट होकर कहां आ गया, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट वाले पार्ट डुडेनम के अंदर। अब डुडेनम में इतने सारे एंजाइम मिल रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि सबसे ज्यादा जो डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के डुडेनम वाले पार्ट, इसी पार्ट में होते हैं, ग्रहणी वाले पार्ट में होती है। वे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। तो मतलब ओवरऑल बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन तीनों का डाइजेस्ट है, ये आपका जो पेनक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम है ये इसको काम कर सकता है। चलिए आगे अपन बात कर लेते हैं कि जो पेनक्रियाटिक जूस का क्या आपका इसका कंपोजिशन रहने वाला है, संगठन रहने वाला है, मतलब कितना होता है। ओवरऑल यदि बात करें तो पूरे एक दिन के अंदर 1 लीटर से 1.5 लीटर तक क्या हो सकता है, जो पेनक्रियाटिक जूस है ये सिक्रेट करता है, जो ह्यूमंस का लीवर होता है। इसके अलावा इसमें वाटर की मात्रा 99% होती है। इसकी जो पीएच है ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, 7.5 से 7.8 तक क्या रहती है जो पेनक्रियाटिक जूस है इसकी पीएच जिन की है, HCl की पीएच ले लीजिए, बाइल जूस की ले लीजिए, पेनक्रियाटिक जूस की ले लीजिए, इनकी पीएच आपको याद रखनी है, पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा इनमें साल्ट हो गए, एंजाइम हो गए, ये कितने हैं, 2% तक साल्ट एंड एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ओवरऑल बात करें तो आपको इसमें 2 पॉइंट याद रखने हैं, ये वाला एंड ये वाला। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब डाइजेस्टिव जो एंजाइम है पेनक्रियाट के द्वारा सिक्रेट होते हैं उनको अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो 3 तरह के, मेनली 3 तरह के होते हैं कि बात करें आपका एमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया एंड आपका ट्रिप्सिन हो गया, या इसको चाइमोट्रिप्सिन भी बोलते हैं।
अब जो आपका एमाइलेज रहेगा, ये एमाइलेज, क्योंकि अभी अपन ने क्या बताया कि जो आपका पेनक्रियास है, ये चाहे आप कार्बोहाइड्रेट ले लीजिए, प्रोटीन ले लीजिए, फैट ले लीजिए, इन सबको डाइजेस्ट कर सकता है, इन सबको पचा सकता है। तो जो आपका एमाइलेज होगा, एमाइलेज एंजाइम जो पेनक्रियाटिक जूस होता है उससे सीक्रेट, मतलब पेनक्रियास से सीक्रेट होता है, पेनक्रियाटिक जूस है ये। तो जो आपका एमाइलेज होता है, ये क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट है इसको तोड़ता है। इसके अलावा जो आपका लाइपेज रहेगा, जो पेनक्रियास से सीक्रेट हो रहा है, ये जो लाइपेज रहेगा, ये आपका जो फैट रहेगा, इस फैट को तोड़ने का काम कर रहा है। अब फैट को कौन कर रहा है, आपका लाइपेज। मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि फैट का सबसे ज्यादा इमल्सिफिकेशन कहां होता है, तो फैट का इमल्सिफिकेशन कौन कर रहा है, आपका लाइपेज कर रहा है। ये लाइपेज आपके स्टमक था, वहां पे भी सीक्रेट हो रहा था, लेकिन स्टमक में ऑलमोस्ट 1 से 1.5% तक की क्या हो रहा था कि आपका जो लाइपेज था उसका डाइजेस्ट हो रहा था। लेकिन बाकी का जो डाइजेशन है वो कहां होता है, आपके ड्यूडेनम वाले पार्ट में होता है, गृहिणी में होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहां पे क्या पहुंच गया है भाई, लाइपेज एक्टिव फॉर्म में पहुंच गया है, बोले तो पेनक्रियाटिक जूस वहां पर पहुंच गया है, जो क्या करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, फैट का ब्रेक डाउन करता है। आगे बात करें तो जो ट्रिप्सिन हो गया एंड जो आपका चाइमोट्रिप्सिन हो गया, ये क्या करते हैं, जो जो आपका प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। चलिए अब थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, आपके एनसीईआरटी में कुछ चीजें दी हुई है, इनको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाइपेज की। जो आपका लाइपेज है, ये लाइपेज सीधी सी बात है, आपका जो फैट है इस फैट को डाइजेस्ट करता है। फैट ले लीजिए, लिपिड ले लीजिए, एक ही बात है, मतलब फैट को ये क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। तो जो आपका फैट रहेगा, जो भी फूड आपने खाया, जो भी घी लगा लगा के आपने रोटी खाई है, वो रोटी पहुंच गई भाई आपके ड्यूडेनम वाले पार्ट में। तो जो आपका क्या रहेगा, जो फैट रहेगा, ये फैट लाइपेज एंजाइम की परसेंट में किसमें फैट होगा, ये किसमें टूट जाएगा, डाइग्लिसराइड में टूट जाएगा। डाइग्लिसराइड से आगे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मोनोग्लिसराइड के अंदर क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा जो आपका एमाइलेज रहेगा, ये एमाइलेज किसका पाचन करेगा, जो आपका कार्बोहाइड्रेट है इसको पचाने का काम करता है। बोले तो जो स्टार्च थी वो स्टार्च, क्योंकि देखिए 30%, मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, अभी अपन थोड़ा सा पढ़ के आ रहे हैं माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड, वहां मैंने बताया था कि 30% जो स्टार्च है उसका डाइजेशन कहां हो रहा है, आपके माउथ के अंदर ही हो रहा है। लेकिन जो बाकी की बच गई, जो बाकी की 60-70% बच गई, वो कहां पे हो रही है, वो आपका कहां हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। कौन कर रहा है, जो आपका एमाइलेज एंजाइम रहता है, ये स्टार्च को क्या करता है, माल्टोज के अंदर तोड़ देता है। बोले तो पॉलीसेकेराइड, जो बची हुई स्टार्च है, जो पॉलीसेकेराइड है, उस पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में तोड़ देगा, क्योंकि स्टार्च एक तरह की क्या है, पॉलीसेकेराइड है, एंड जो आपका माल्टोज है ये एक तरह का क्या है, डाइसेकेराइड। बोले तो जो आपके बाकी की है, बोले तो स्टार्च को किस में तोड़ रहा है, आपके माल्टोज में तोड़ रहा है। अब बात कर लेते हैं न्यूक्लियस की। जो आपका न्यूक्लियस रहेगा, ये न्यूक्लियस भी पेनक्रियास से क्या होता है, रिलीज होता है, और ये क्या करता है, जो आपके न्यूक्लिक एसिड्स रहते हैं, उन न्यूक्लिक एसिड कौन से हो गए, जो आपके डीएनए हो गए, आरएनए हो गए, उनको डाइजेस्ट करने का भी काम करता है। कैसे, जो आपके न्यूक्लिक एसिड होंगे, न्यूक्लिक अम्ल होंगे, वो न्यूक्लियस की प्रेजेंस में न्यूक्लियोटाइड एंड जो आपके न्यूक्लियोसाइड्स हैं, इनके अंदर क्या होते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, इनके अंदर टूट जाते हैं। तो ये आपके कुछ एंजाइम्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जिनको अपन ने डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बता देता हूं, इनको बाद में अपन और देखेंगे। जिस टाइम पे अपन क्या पढ़ेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे, तब भी पेनक्रियाज आएगा, उस टाइम पे इनको और देख लेंगे। मेनली अभी मैंने बताया था कि जो पेनक्रियाज है, इसका 99% पार्ट तो अपन क्या है, पढ़ चुके हैं। वो कौन सा था, एक्सोक्राइन वाला पार्ट। 1% वाला पार्ट कौन सा है, एंडोक्राइन वाला पार्ट है। तो ये वही एंडोक्राइन वाला पार्ट है। इसके जो एंडोक्राइन वाला पार्ट है, इसको क्या बोला जाता है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने इनको डिस्कवर किया था। तो चलिए इसको देखते हैं कि कौन कौन सी। मैंने अभी अपन ने जिस टाइम पे डायग्राम मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, ये वाला, ये जो डायग्राम मैंने दिखाया था, यहाँ पे देखिए कुछ सेल्स के नाम लिखे हुए हैं। ये वही सेल्स हैं जो अपन अभी बात करने वाले हैं। तो देखते हैं इनसे कौन कौन से जो आपके हॉर्मोन्स हैं, वो हॉर्मोन्स क्या हो रहे हैं, सिक्रेट हो रहे हैं।
चलिए पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी थी अल्फा सेल्स, तो अल्फा सेल्स क्या करती है, जो ग्लूकेगोन है वो हार्मोन को क्या करती है, सिक्रेशन करती है। और ग्लूकेगोन क्या करता है, जो आपका ब्लड रहेगा उस ब्लड में जो ग्लूकोज रहेगा उसके ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का, बोले तो इंक्रीज करने का काम करता है। जबकि जो आपकी बीटा सेल्स रहेगी वो बीटा सेल्स क्या करती है, इंसुलिन का सिक्रेशन करती है। और इंसुलिन क्या करता है, जस्ट इसके अपोजिट काम करता है, किसके, ग्लूकेगोन के जस्ट अपोजिट। ग्लूकेगोन क्या करता है, आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देगा, जबकि जो इंसुलिन करता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को घटाने का काम करता है। क्या करता है, घटाने का काम करता है। जबकि जो आपकी डेल्टा सेल रहेगी वो सोमेटोस्टेनिन का क्या करती है, सिक्रेशन करती है हार्मोन का। ये सोमेटोस्टेनिन हार्मोन है, ये अदर आपके जो हार्मोन्स हैं इन हार्मोन्स को रेगुलेट करने का क्या करता है, काम करता है। जबकि जो आपकी पीपी सेल रहेगी है ना, जो आपकी पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल रहेगी, इनके द्वारा क्या किया जाएगा, जो पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है इस हार्मोन का सिक्रेशन किया जाएगा। और ये क्या करता है, जो पेनक्रियाटिक की जो सिक्रेशन है उसको कंट्रोल करता है। मतलब जो पेनक्रियाटिक के हार्मोन है उनको सिक्रेट करता है, मतलब कंट्रोल करने का काम करेगा। बोले तो इन दोनों को कंट्रोल करने का काम करेगा। और ये क्या करेगा, जो आपका सोमेटोस्टेनिन है, ये और भी जो आपके हार्मोन्स रहेंगे, जिस टाइम पे अपन एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, हाइपोथैलेमस वगैरह हो गया, इन सबको अपन जिस टाइम पे पढ़ेंगे, थायराइड हो गया, पैराथायराइड हो गया, उस टाइम पे अपन इन चीजों को देख लेंगे। तो ये अपना क्या हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला जो पोर्शन है ये अपना क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट अपन ने क्या देख लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला कौन कौन से देख लिए, एक सेकेंड। ये अपन ने क्या कर लिया, पूरा का पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल है इसको कवर कर लिया। इसके अलावा जो एसोसिएटेड ग्लैंड थी इनको भी अपन ने कवर कर लिया। तो ओवरऑल बात करें तो आपका 95% वाला जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है ये कंप्लीट हो गया है। अब जो 5% बचा है इसके अंदर कुछ मिनरल्स दे रखे हैं, विटामिन वगैरह को एक्सप्लेन कर रखा है आपके सिलेबस में। तो उनको अपन अगला जो लेक्चर रहेगा उसके अंदर कोशिश करेंगे कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को, मतलब ओवरऑल 4 लेक्चर थे, 4 लेक्चर में अपन ने क्या कर दिया, डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर दिया। तो एक अपना सेक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। इससे पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। कंप्लीट आपका सिलेबस लेके जाएंगे, पूरा का पूरा आपको पढ़ाएंगे। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को है शेयर कीजिएगा। कंप्लीट अपन यहाँ पे क्या करेंगे, पूरी की पूरी जो आपकी साइंस है इसको फ्री के अंदर अपन देखने वाले हैं यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।